उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि तस्वीरों में इस वक्त आप अजीत जोगी को भी देख सकते हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के। वो भी इस मौके पर रमन सिंह को मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस माफ कीजिएगा, बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस प्रोग्राम में रमन सिंह को मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे, चाहे वो एल.के. आडवाणी हो, मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, ये इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी इस प्रोग्राम में रमन सिंह को मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे थे। हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में ईटीवी और उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र भी मौजूद थे और उन्होंने भी रमन सिंह को वजीर आला के तीसरी बार ओहदा संभालने के लिए मुबारकबाद पेश की। देखिए तो हलफबर्दारी की तकरीब में बीजेपी के कई बड़े लीडरों ने भी आज शिरकत की है। आडवाणी, राजनाथ सिंह, गडकरी, सिद्धू, हर्षवर्धन, वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी, इसके अलावा नितिन गडकरी और वहीं हलीफ जमात शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के लीडरों ने भी आज इस हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत की। हम आपको बता दें, पंजाब के वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल ने भी आज इस हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत की। वहीं शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने भी इस हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत की और रमन सिंह को मुबारकबाद पेश की। छत्तीसगढ़ रायपुर में रमन सिंह की हलफबर्दारी तकरीब चल रही, सीधी तस्वीर हम आपको वहां से दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले गवर्नर शेखर दत्त ने रमन सिंह को वज़ीर आला के तौर पर राजदारी और ओहदे का हलफ दिलाया है। एक एक करके लोग रमन सिंह को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मुसलसल तीसरी बार रमन सिंह ने वज़ीर आला के तौर पर राजदारी और ओहदे का हलफ लिया है। इस तकरीब में बीजेपी के कई बड़े लीडरों ने शिरकत की। तो ताजपोशी हो गई है रमन सिंह की और वो तीसरी बार छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला बन गए हैं। खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरनामे के साथ। आदाब। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। रुक करेंगे दिल्ली का, जहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने रियासत की सियासी तातुल को खत्म करने की पहल की है। नजीब जंग ने बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन को आज हुकूमत साजी के सिलसिले में तबादले ख्याल के लिए बुलाया है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी वाहिद बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने आखिरकार बीजेपी के वज़ीर आला उम्मीदवार हर्षवर्धन को हुकूमत साजी के सिलसिले में तबादला ख्याल के लिए तलब किया है। वाज़ेह है कि दिल्ली असेंबली चुनाव के नतायज मोहल्ला खाने से दिल्ली में जबरदस्त सियासी तातुल चल रहा है, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास हुकूमत तश्कील देने के लिए दरकार अक्सरियत नहीं है। दिल्ली की 70 रुकनी असेंबली में बीजेपी को 32 और उसके हलीफ अकाली दल को 1 सीट हासिल हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी को 28 सीटें हासिल हुई हैं। कांग्रेस का मुजाहिरा इंतहाई कमजोर रहा है। कांग्रेस 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि 1 सीट आजाद उम्मीदवार और 1 सीट जेडीयू के खाते में चली गई। इस तरह असेंबली के नतायज मोहल्ला खाने से सियासी तातुल पैदा हो गया। वाज़ेह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो किसी भी पार्टी की हिमायत नहीं लेंगे और न ही किसी पार्टी की हिमायत करेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए गैर मशरूत तौर पर हिमायत का भी पेशकश किया है। बीजेपी के वज़ीर आला के उम्मीदवार हर्षवर्धन ने भी मीडिया को बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने उन्हें फोन किया और आज हुकूमत साजी के सिलसिले में तबादला ख्याल के लिए बुलाया है। हर्षवर्धन ने कहा कि उन्होंने गवर्नर को बताया है कि वो छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला रमन सिंह की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए आज रायपुर रवाना हो रहे हैं। वापसी के बाद गवर्नर से मुलाकात करेंगे। इस बात को लेकर भी तजस्सुस है कि आया हर्षवर्धन गवर्नर की जानिब से हुकूमत साजी की पेशकश को कबूल करेंगे या फिर उसे ठुकरा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। आगे बढ़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती का कहना है कि मुजफ्फरनगर मामले में मकामी इंतजामिया हुकूमत के दबाव में काम कर रहा है।
उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की कोई इमदाद नहीं की जा रही है। 50-60 बच्चे उन्हीं कैंपों में सरकार की ओर से मेडिकल एड न मिलने की वजह से बच्चे मर भी गए, 50 के करीब, 50-60 के बीच में। और अभी वहाँ का जो प्रशासन है सरकार के दबाव में आकर, तो वहाँ के जिला अधिकारी ने शामली में जो कैंपों में लोग रुके थे उनको कहा कि भाई आप यहाँ से जाओ, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, नहीं तो जबरन हम आप लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। तो इसलिए आप यहाँ से जबरदस्ती उनको कैंपों में से भगा रहे हैं और ना कोई मदद कर रहे हैं। मदद करना तो छोड़ो, और ऐसे ठंडी के मौसम में तो उनको जब उनका कोई घर घाट नहीं है, सब उजड़ गया है दंगों के अंदर और उनको भगा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जन लोकपाल के लिए अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी अन्ना की इस तहरीक में पूरी तरह उनके साथ है। इसी का इजहार करने के लिए आम आदमी पार्टी की टीम रालेगंज सिद्धि जा रही है। आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल भी रालेगंज सिद्धि जाने वाले थे, लेकिन बुखार के सबब उन्हें डॉक्टरों ने सफर न करने की सलाह दी, जिसके सबब वो नहीं जा रहे हैं। अन्ना हजारे कह चुके हैं कि वो अपने स्टेज पर किसी सियासी लीडर को नहीं बिठाएंगे, इसलिए आम आदमी पार्टी लीडरों ने स्टेज के नीचे आम लोगों के साथ बैठने का फैसला किया है। जो लड़ाई हो जन लोकपाल की लड़ाई है। पहले दिन से हम लोग इस आंदोलन के हिस्सा हैं। हमने पहले दिन से फैसला किया था कि जब भी अन्ना जी सड़क पर लड़ाई को छेड़ेंगे, हम लोग हर तरह से तन मन धन से उनके साथ खड़े होंगे। मैं संजय सिंह जी और गोपाल राय जा रहे हैं। अरविंद को भी जाना था, लेकिन रात उन्हें 101 बुखार था और खांसी भी बहुत जबरदस्ती। सुबह वो उठ भी गए थे, लेकिन तबियत काफी खराब है उनकी। तो डॉक्टर्स ने भी कहा कि आज वो यात्रा ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, हेक्टिक हो जाएगा बहुत ज्यादा। सर, कल अरविंद जी ने कहा था कि अन्ना जी का मंच शेयर नहीं करेंगे और नीचे बैठेंगे। अन्ना जी का आदेश है कि राजनीतिक दलों को मंच पर उनके लिए जगह नहीं है, और उनका आदेश हमारे लिए अध्यादेश की तरह होता है। उनकी इच्छा ही हमारी आज्ञा है। तो हम मंच पे जहां जनता जनार्दन सामने बैठती है वहां बैठेंगे, और जो भी काम वहां स्वयंसेवकों को मिलता है वो काम करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी लीडर कुमार विश्वास ने कहा है कि वो अमेठी में राहुल गांधी को इंतखाबी मैदान में चुनौती देने के लिए तैयार है। कुमार विश्वास ने कहा है कि वो अमेठी से उम्मीदवार बनने के लिए पार्टी से दरख्वास्त करेंगे। हमारे यहाँ जो टिकट है वो 10 जनपद की तरह तय नहीं होते, वो हमारे यहाँ बाकायदा सीनेट में तय होते हैं। मुझे भी अरविंद केजरीवाल की तरह अप्लाई करना पड़ेगा अगर टिकट लेना है। अमेठी के 1000 लोगों से दस्तखत कराने पड़ेंगे, उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा, 1 महीने लगाए रखना पड़ेगा, और फिर अगर टिकट मिलेगा तो लड़ लेंगे। और अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से वंशवाद की इस आखिरी बेल को समाप्त करके आएंगे। सर, आप मानते हो टफ होगा? कोई टफ नहीं होगा। जनता का चुनाव है, जनता लड़ाएगी, जीतेगी तो अमेठी की जनता जीतेगी, हारेगी तो अमेठी की जनता हारेगी। अमेठी को मिला क्या है, दिया क्या है इन्होंने? ये खुद कहां पहुंच गए और अमेठी कहां पहुंच गई है? इनके जीजा कहां पहुंच गए और अमेठी कहां पहुंच गई है? आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव हुकूमत को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले से जबरदस्त धक्का लगा है। लखनऊ बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत मरकज की रजामंदी के बगैर दहशतगर्दी के केस वापस नहीं ले सकती है। कोर्ट ने कहा है कि दहशतगर्दी का केस वापस लेने के लिए जरूरी है कि मरकज की मंजूरी हासिल की जाए। तो आइए इस खबर पर और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ लखनऊ के हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तारिक, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कोर्ट का यह फैसला अखिलेश हुकूमत के लिए कितना बड़ा झटका है? आपने और ये सवाल इस बात से भी खासी अहमियत का हामिल है कि जो उत्तर प्रदेश का बदलता सियासी मंजरनामा है उसमें इस फैसले की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, अखिलेश हुकूमत चारों तरफ से तनकीद का निशाना बनी हुई है, और खासतौर से मुस्लिम मसाइल पर उसको सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो फैसला आया है अदालत का, ये इस एतबार से बड़ी अहमियत इसकी बन जाती है कि इससे एक बार फिर उन तमाम तंजीमों में, उन तमाम लोगों में मायूसी की लहर दौड़ेगी जो दहशतगर्दी के इल्जाम में जो लोग खासतौर से शुकूक जिन पर हैं और उनको कैद कर रखा है, उनकी रिहाई का मुतालबा करते रहे हैं। तो जाहिर है कि ये ऐसा फैसला है जिसमें मरकज की मुदाखलत जरूरी हो गई है, और इसमें हुकूमत कहीं न कहीं बिल्कुल नाकाम और मजबूर नजर आती है। तो
तो देखिए अखिलेश हुकूमत का जहां तक आपने सवाल किया है तो उसको एक बार फिर मायूसी का सामना है और जाहिर है कि अब तनकीद मजीद की जाएगी। और मुजफ्फरनगर का जो अभी जाहिर है कि फसाद हुआ है उसके बाद हुकूमत ने कोशिश की थी कि कहीं न कहीं ऐसे इक़दाम किए जाए कि जो मुस्लिम वोट बैंक का नुकसान हो रहा है उसकी तलाशी मुमकिन हो सके। लेकिन ये फैसला आने के बाद एक बार फिर हुकूमत के सामने मजीद मसाइल पैदा हुए हैं उरादा, और अब हुकूमत को ये तय करना पड़ेगा कि किस अंदाज से मरकज से बात की जाए, किस अंदाज से ऐसी अप्रोच की जाए कि बाकायदा मरकज की जानिब से कोई ऐसी हिकमत अमली वजह की जाए, ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जाए कि इस अहम मसले का कोई सोल्यूशन सामने आ सके। उरादा जी तारिक, अगर देखा जाए तो इस तनाजुर में अब यूपी हुकूमत का अगला कदम क्या होगा? देखिए जाहिर है कि मसला अदालत का है तो कहीं ना कहीं अदालतों के सामने हुकूमत हमेशा मजबूर और लाचार नजर आती है। लेकिन ये भी होता है कि जो पेशरफ हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से खासतौर से की गई थी इस हवाले से, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लेकुनात पहले से मौजूद थे जिस पर बार बार तनकीद की जाती रही है। अब जाहिर है कि एडवोकेट जनरल हैं, दूसरे अहम वकील हैं और ऐसे अहम वकील हैं जो कि इन तमाम मसाइल से, इन तमाम हालात से गुजार रहे हैं, जुड़े रहे हैं, तो हुकूमत चाहेगी कि पहले उनसे मशवरा हो, अपनी एडवाइजरी कमेटी से मशवरा करेगी, लॉ कमेटी से मशवरा करेगी, उसके बाद ही एक तय किया जाएगा कि इस मामले में, इस संजीदा मामले में हुकूमत किस अंदाज से पेशरफ करे। जी तारिक, क्या लगता है कि अखिलेश हुकूमत अगर मरकज से मदद हासिल करने के लिए, क्या वो मरकज के सामने इस पूरे मामले पे मदद लेने के लिए क्या मरकज से राब्ता कर सकती है? देखिए जो मौजूदा मंजरनामा है रियासती हवाले से और मरकज के हवाले से, तो कहीं ना कहीं ज़हनी फासले बहुत हैं और कहीं ना कहीं नजर आता है कि दोनों हुकूमतों में कोऑर्डिनेशन की कमी है और जो गुफ्तगू का सिलसिला था वो भी कहीं टूटा है बीच में। और खासतौर से ये जो नताइज इलेक्शन के सामने आए हैं इसमें मजीद फासले पैदा कर दिए हैं। तो हुरैरा बात यह है कि अगर हुकूमत उत्तर प्रदेश कोई पेशरफ करती भी है तो ये बड़ा दुश्वार मामला है कि उसमें एकदम कोई जवाब मरकज से मिले या एकदम इस अहम मसले को मरकज मुदाफत करके हुकूमत उत्तर प्रदेश की बात मान ले और फिर उसको उसी पेश नजर अदालत में जाकर उस मसले का हल तलाश करे। तो बज़ाहिर तो ये मुमकिन नजर नहीं आता है, लेकिन अगर इसमें संजीदा इक़दाम किए जाए तो कोई गुंजाइश भी जरूर निकल सकती है। जी तारिक, अगर उन मुतासरीन की या उन खानदानों की बात करें जिनके बच्चे जेलों में बंद है, जिनके अफराद खाना जेलों में बंद हैं, तो इस फैसले के बाद इन मुतासिर खानदानों को कितने मायूस हुए हैं वो लोग? देखिए बहुत अहम सवाल है उरादा, हमने दौरे किए हैं, ईटीवी की टीम उन तमाम इलाकों में जाती रही है, उन तमाम घरानों से बात करती रही है, अहले खानदान से बात करती रही है, अफराद खानदान से बात करती रही है। तो जो वहाँ जो मायूसी की लहर है तो वो इस अंदाज की जो घर के घर तबाह है और वो एक आगरा है, उन्हें एक उम्मीद है जिस पर वो जीत आए हैं। और इस पेशरफ के बाद एक उम्मीद अफजा कदम उठाने के बाद उनको ये एहसास हुआ था कि कुछ न कुछ नताइज इसके जरूर सामने आएंगे। लेकिन इस फैसले के बाद एक बार फिर जाहिर है कि वो लोग उसी नीम जहाँ हालत में पहुंच जाएंगे और उनको एक बार फिर वो तमाम जद्दोजहद करनी पड़ेगी। एक बार फिर उनकी नजरें हुकूमत के अब अगले कदम की जानिब उठेंगी। तो ये तो बहुत अहम पहलू है और बहुत हसास पहलू है कि उन खानदानों को तो मुसलसल मायूसी का सामना है। अब देखिए खुदा बेहतर जानता है कि क्या होगा, लेकिन बस अब जरूरत इसी बात की जो अरबाब सियासत है, अहले सियासत है, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, चाहे किसी भी कौम से हो, उनको ये चाहिए कि वो बैठे और उन तमाम बेगुनाहों की रिहाई के मुताबिक बहुत संजीदगी से करें, हुआ उनका ताल्लुक किसी भी धर्म से हो, किसी मजहब से हो, लेकिन जो लोग बेगुनाह हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। जी तारिक, तफसीली जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे लखनऊ नुमाइंदे तारिक कमर जुड़े हुए थे, जिनका साफ कहना है आगे के उस पर यूपी की हुकूमत और अखिलेश हुकूमत जरूर गौर व फिक्र करेगी। तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में।
नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आम आदमी पार्टी लीडर कुमार विश्वास के बयान को अहमियत देने से इनकार किया है। कांग्रेस लीडर पीसी चाको का कहना है कि मद्दे मुकाबिल पर पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करती है, इसलिए इस मामले की कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। मैं आपको बता दें कि कल कुमार विश्वास ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा था कि वो राहुल गांधी के हल्का इंतखाब अमेठी से पार्लियामेंट के इंतखाबात में खड़े होंगे और राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। Other parties putting up any candidate against whom, this is none of our concern. We have nothing to react on that. Who is the candidate put up by other parties? How are we concerned about that? We don't attach any importance to such statements. आम आदमी पार्टी अपने आप को बहुत ज्यादा Whoever it is, Aam Aadmi Party or BJP putting up their candidate in a constituency is their choice. And I don't think that it has any political significance or we don't take it seriously at all. रुक करेंगे आंध्र प्रदेश का, जहां असेंबली के सरमाई सेशन का आज से आगाज हो गया है। इजलास के पहले रोज आज अफ्रीकी लीडर नेल्सन मंडेला को ताजियत पेश की गई, जिसके बाद इजलास को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना बिल के पेश नजर असेंबली कार्रवाई सरमाई इजलास को काफी अहमियत दी जा रही है। तेलंगाना मामले पर बिल पास कराने के लिए आंध्र प्रदेश असेंबली को 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने तेलंगाना बिल को आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर को रवाना किया गया। तो ये बात आंध्र प्रदेश असेंबली की थी। उधर दिल्ली में पार्लियामेंट में आज क्या कुछ हुआ है, तमाम जानकारी लेने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, खबर आ रही कि आज भी पार्लियामेंट में काफी हंगामा हुआ है, किन बातों को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ है पार्लियामेंट में? जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, मतलब ये कहा जा सकता है कि कुछ पल के लिए पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चल पाई है दोनों सदनों की, और आज फिर जो है संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है और बार बार सदन को स्थगित किया गया। अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे वही हैं, महंगाई है, तेलंगाना है और लोकपाल बिल को संसद में पास कराने की बात की जा रही है। बीजेपी की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि वो स्ट्रांग और जो है रेलिवेंट लोकपाल बिल चाहते हैं और इसके लिए वो
उन्होंने कहा कि इमीडिएट उस पर चर्चा की जाए, लोकपाल बिल को लाया जाए और संसद। साथ ही तेलंगाना मुद्दे पर भी सीमांत के कुछ सांसद हैं, वो लगातार यूनाइटेड आंध्रा की बात कर रहे हैं और उसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वेल में चले जाते हैं सदस्य। साथ ही कुछ इलाकाई मसले भी हैं जिसको लेकर लगातार बिहार और उत्तर प्रदेश के सांसद, चाहे वो जदयू के सांसद हो या राजद के सांसद हो या बसपा के सांसद हो, लगातार विरोध कर रहे हैं और सदन की कार्रवाई में लगातार बाधा डाल रहे हैं। अगर सपा की बसपा की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के सांसद दोनों सदनों में जो रिहेबिलिटेशन के लिए कैंप लगाया गया है मुजफ्फरनगर की, उस मसले को वो उन्होंने कल और परसों भी उठाया, आज भी इस मसले को उठाया है कि बच्चों की लगातार मौत हो रही है और जो पुनर्वास कैंप बनाए गए हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर हंगामा चल रहा है। साथ ही जो जदयू के सांसद हैं वो इस बात को लेकर आज प्रदर्शन किया संसद के बाहर, जो महात्मा गांधी का स्टैच्यू है उसके नीचे, कि यूपीएससी के नए फॉर्मेट में जो ग्रामीण परिवेश से छात्र आ रहे हैं या गरीब बैकग्राउंड के जो छात्र आ रहे हैं उनके लिए यूपीएससी का नया फॉर्मेट कहीं न कहीं जो है मुश्किलों भरा साबित हो रहा है और कहीं न कहीं उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। तो इन तमाम इश्यूज को विभिन्न दलों के सांसद लगातार सदन की कार्रवाई, दोनों सदन की कार्रवाई लगातार बाधित कर रहे हैं और लोकसभा राज्यसभा बार बार स्थगित करना पड़ा। 12 बजे दोनों सदनों को स्थगित किया गया था। 12 बजे जब दोनों सदन एक साथ सिटिंग हुई तो फिर जो है लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई, सभा की कार्रवाई स्थगित हुई। जी दिवाकर, अपोजिशन के तेवर देखने के बाद अब क्या लगता है कि कांग्रेस की रणनीति या हिकमत अमली क्या होगी आगे के लिए? देखिए, अपोजिशन के जो तेवर हैं वो कहीं भी नहीं लगते कि जो 20 तारीख तक सदन चलने की बात है। आज बीच में ये खबरें भी आने शुरू हो गई थी कि पार्लियामेंट को इसी सप्ताह अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है, लेकिन कमलनाथ ने सीधे तौर पर इस बात को खारिज किया। संसद सत्र है उसको इस सप्ताह इस तरह की कोई बात नहीं है और नहीं सरकार ने इस तरह की किसी बात पर विचार किया है या किसी दल से बातचीत की है कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें संसद की कार्रवाई को लेकर तो संसद की कार्रवाई आने वाले दिनों में भी ऐसा नहीं लगता, जो विपक्षी दल है उनके तेवरों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कार्रवाई चल पाएगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार के खिलाफ जो विपक्षी दल है वो पूरी तरीके से हावी है और चूंकि आगे लोकसभा चुनाव है तो इस बाबत भी सरकार को किसी भी तरीके की छूट नहीं देना चाहते विपक्षी दल और वो लगातार दबाव बनाए रखना चाहते हैं। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो शीतकालीन सत्र के हर दिन बाधित हो रहे हैं। संसद की दोनों सदनों की कार्रवाई लगातार बाधित की जा रही है और राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसको लेकर भी जो कई क्षेत्रीय दल हैं वो लगातार सदन की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं। जी दिवाकर, क्या लगता है कि जैसा कि आपने शुरू में ही कहा था कि अगर देखा जाए तो जब से पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई है तो कुछ पलों के लिए भी सुकून से कार्रवाई नहीं चल पाई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसी तरह से पार्लियामेंट की कार्रवाई मुलतवी होती रही, पारित होती रही, तो आखिर सवाल ये है कि इसमें नुकसान किसका होगा? देखिए अबू, जो संसद की कार्रवाई है जिस तरीके से विभिन्न मुद्दे आ रहे हैं और सरकार की तरफ से जो कहीं न कहीं एक जो सुरक्षात्मक रवैया अख्तियार किया गया है उसमें कहीं नहीं लगता कि संसद की कार्रवाई किसी भी क्षण या किसी भी पल, जो बात हमने की कि ऐसा कभी मौका नहीं आया कि संसद के जो सांसद हैं वो कार्रवाई चलने दें। कहीं न कहीं इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं सभी जो विपक्षी दल के सांसद हैं कि सरकार को कहीं से भी मौका नहीं दिया जाए। अगर हाल के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो इन नतीजों को लेकर बीजेपी इतनी उत्साहित है कि कई मुद्दों पर लगातार घेर रही है, चाहे वो 2G पर जेपीसी की रिपोर्ट हो, बीच में उसका भी जिक्र आया और ये कहा गया कि जो रिपोर्ट रही वो कहीं न कहीं न्याय नहीं थी, जो उसकी सुनवाई हुई या जो प्रोसेस रिपोर्ट बनाने में लगी कहीं न कहीं उसमें दोष है। तो इन सारी चीजों को लेकर बीजेपी हमलावर है। साथ ही अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो बसपा सपा है उनके भी इश्यूज हैं, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी इश्यूज हैं, तो ऐसे ही कई राज्यों के इश्यूज हैं, तमिलनाडु के अपने इश्यूज हैं, आंध्रा के अपने इश्यूज हैं।
तो इन सारे इश्यूज पे लगातार सरकार निशाने पे है और विपक्षी दल कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते सरकार को घेरने की। तो कहीं से भी ये आसार नहीं नजर आते कि संसद की कार्रवाई आने वाले दिनों में भी चल पाएगी। तो कहीं न कहीं जो शीतकालीन सत्र है पिछले सत्रों की तरह ही हंगामेदार